अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस फरजाना ने हमें भेजी है। ये बताती है कि 1993-94 में ये नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। ये शुरू से ही तालीमी मैदान में बहुत आगे थी और उसके साथ साथ जो भी प्रोग्राम्स वगैरह कॉलेज में हुआ करते थे ये उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी और कोशिश करती थी कि उन प्रोग्राम्स की होस्टिंग करें। ऐसा ही एक प्रोग्राम कॉलेज में होने वाला था और उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं और इस प्रोग्राम की होस्टिंग के फ़राइज़ जो है वो इनको ही अंजाम देने थे। ये बताती हैं कि प्रोग्राम शुरू होने से या प्रोग्राम होने से एक दिन पहले मैं और मेरी फ्रेंड कॉलेज में मौजूद थे। नॉर्मली हम लोग 1-1.5 बजे तक फारिग हो जाया करते थे, लेकिन क्योंकि इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड कॉलेज में मौजूद थे और हमारा प्लान ये था कि जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम आज निपटा दें, भले जितनी देर हो सकती है हो जाए। इसी तरह काम करते करते शाम के तकरीबन 5 बज गए। अब इनका जो काम था मुकम्मल होने वाला था और ये दोनों तैयारी कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सकता है काम निपटाएं, क्योंकि ऑलरेडी मगरिब होने वाली थी। ये बताती हैं कि जाते आते एकदम से इनको ख्याल आया कि कल जो स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह मंगवाए थे और वो जो गिफ्ट्स हैं उनके संभालने की या उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरी थी। अब वो जो गिफ्ट्स थे वो मैंने लाइब्रेरी में रखवा दिए थे और मेरा प्लान ये था कि जाते हुए अपने साथ ले जाऊंगी और उनको बहुत बेहतर तरीके से या जितना अच्छा हो सकता है रैप कर दूंगी और अगले दिन अपने साथ लेके आ जाऊंगी। खैर, जब ये ख्याल इनको आया तो इन्होंने सोचा कि वो जो भी गिफ्ट्स रह गए हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद कॉलेज से निकल जाएंगे। अब इनके जो कॉलेज का स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि एक बहुत बड़ा सा कॉलेज था, जैसे कि नॉर्मली सरकारी कॉलेज हुआ करते हैं। एक तरफ बहुत सारी क्लासें थीं और बीच में ग्राउंड मौजूद था। जब आप ग्राउंड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रूम मौजूद था, हेड मास्टर का रूम मौजूद था। इसके अलावा उससे मज़ीद आगे जाके एक लाइब्रेरी मौजूद थी। अब अगर आपको क्लासरूम से निकल के लाइब्रेरी की तरफ जाना है तो तकरीबन 5 से 7 मिनट का पैदल का रास्ता था। खैर, जब इनको ये सब चीज़ें याद आई, गिफ्ट्स के बारे में ख्याल आया, तो इन्होंने अपनी फ्रेंड को कहा कि लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं और वहाँ से वो गिफ्ट लेके वहीं से निकल जाएंगे। लाइब्रेरी जहाँ पे मौजूद थी वहाँ पे एक कॉरिडोर भी मौजूद था। जैसे जैसे ये लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे इन लोगों को नज़र आना शुरू हुआ कि जैसे वो जो कॉरिडोर है, जो रास्ता निकल के सीधा लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है, वहाँ पे कोई वॉक कर रहा है या कोई चल रहा है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस पे मौजूद थी तो इनको शक्ल वाज़ेह नहीं हो रही थी, लेकिन ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि उस कॉरिडोर के अंदर कोई लड़की है जो कॉलेज के यूनिफॉर्म में वॉक कर रही है या चल रही है। ये दोनों दोस्तें मुसलसल बातें कर रही थी। बातें करते करते आहिस्ता आहिस्ता लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी और दोनों के जहन में ये सवालात मौजूद थे कि आखिर ये जो लड़की है जो कॉरिडोर में मौजूद है या जो लाइब्रेरी के करीब मौजूद है ये कौन है, क्योंकि इस पूरे कॉलेज में हमारी डीन के अलावा हम मौजूद हैं या फिर एक चौकीदार है जो कि गेट पे मौजूद है। इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते रहे। अब जैसे जैसे ये मज़ीद आगे पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वो जो लड़की है जिसने कॉलेज के यूनिफॉर्म पहना हुआ है या कॉलेज के कपड़े पहने हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो भी लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहती है या वहाँ पे एंटर हो रही है। खैर, जैसे ही ये लोग कॉरिडोर के अंदर दाखिल हुए, यानी उस रास्ते पे आ गए जहाँ से गुजर के लाइब्रेरी आती है, तो ये लोग मुसलसल बातें कर रहे थे और बातें करते करते जब इनकी नज़र ज़मीन पे पड़ी या नीचे फ़र्श पे पड़ी तो इन लोगों ने देखा कि नीचे ज़मीन पे या उस फर्श पे खून के निशानात मौजूद हैं। और ना सिर्फ खून के निशानात मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी ने खून आलूद पाँव यहाँ पे रखे हैं या खून आलूद पाँव से वो यहाँ से गुजरता हुआ आगे गया है। अब ये देख के ये और इनकी फ्रेंड दोनों चौंक गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों परेशान थे
कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ से खून आलूद पाँव लेके गुजरा है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो ऐसा क्यों कर हुआ है? क्या कोई ज़ख्मी यहाँ से गुजरा है, कोई हादसा पेश आया है, या फिर ये कोई और मामला है? इसी दौरानिए में जब हम ये सोच रहे थे, या बहुत सारे सवालात हमारे जहन में मौजूद थे, हमारी जो दोस्त थी, यानी इनके साथ जो दोस्त मौजूद थी, उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लड़की हमें कॉलेज के यूनिफॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रही थी, जो यहाँ से गुज़र रही थी, ये उसके ही पाँव के निशानात हैं। हो सकता है हमारे ही कॉलेज की कोई लड़की हो जो किसी परेशानी में हो, या अल्लाह न करे उसके साथ कोई हादसा पेश आया हो। हमें फ़ौरी तौर पे ये जो लड़की लाइब्रेरी में घुसी है या लाइब्रेरी की तरफ गई है, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको जाके देखना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। अल्लाह न करे कोई गड़बड़ है, कोई ऐसा मामला है या कोई हादसा पेश आया है, तो हमें अपनी डीन को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सकती है उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सारे ख्यालात लेके इन लोगों ने उन पैरों को फॉलो करना शुरू किया, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि जब वो पैरों को फॉलो करते आगे बढ़ती चली गईं, तो वो जो पैर थे या पैर के निशानात थे वो लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो रहे थे। अब जैसे जैसे लाइब्रेरी का दरवाज़ा करीब आ रहा था या हम लाइब्रेरी के करीब पहुंचते चले आ रहे थे, वैसे वैसे डर में इजाफा होता चला जा रहा था। वैसे वैसे हमारा जो खौफ था वो बढ़ता चला जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि हम किसी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं या कोई मुसीबत है जो हमारा इंतज़ार कर रही है। अब जैसे ही ये लोग लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुए, तो वो जो पैर के निशान थे जो कि खून आलूद थे, वो निशानात एकदम गायब हो चुके थे। यानी लाइब्रेरी के अंदर कोई एक निशान मौजूद नहीं था। हालांकि लाइब्रेरी के बाहर तक वो जो निशानात थे वो बड़े वाज़ेह थे। अब ये जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुए, तो इन लोगों ने आगे पीछे देखना शुरू किया, क्योंकि ओब्वियसली लाइब्रेरी के अंदर इस वक्त किसी का मौजूद होना नामुमकिन था, माँ सिवाय उस लड़की के जिस लड़की को इन लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर एंटर होते हुए देखा था। आहिस्ता आहिस्ता करके खौफ के आलम में ये लोग आगे पीछे देख रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इनकी नज़रें उसी लड़की को तलाश कर रही थी जिस लड़की को अभी इन लोगों ने एंटर होते हुए देखा था। अब ये जैसे जैसे मज़ीद आगे बढ़ी, तो इनको एहसास हुआ जैसे कि इस पूरी लाइब्रेरी में कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि बहुत सारे बुक शेल्फ जो थे वो रखे हुए थे, और उनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता था या एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि मे बी इन शेल्फ के पीछे या इन बुक्स के पीछे कोई ना कोई मौजूद हो सकता है। खैर, जब इनको कोई नज़र नहीं आया, तो इन लोगों ने जल्दी से जो भी इनका काम था उसको निपटाने की कोशिश की। जो भी गिफ्ट्स वगैरह वहाँ मौजूद थे वो उठाना शुरू किए। जैसे जैसे ये अब तक काम निपटा रही थी, वैसे वैसे इनको महसूस हो रहा था जैसे किसी ने बुक शेल्फ के पीछे या बैक साइड पे जहाँ पे मज़ीद बुक्स रखी हैं चलना शुरू किया है। और जैसे जैसे वो आवाज़ आने लगी थी या कदमों की आवाज़ आने लगी थी, वैसे वैसे इनका जो खौफ था वो बढ़ता चला जा रहा था। इसी दौरानिए में अचानक से ऐसा लगा कि कुछ बुक्स जो हैं वो ज़मीन पे गिरी हैं, और जब बुक्स के गिरने की आवाज़ आई तो ये दोनों चौंक गईं। इन्होंने जल्दी से वो गिफ्ट उठाए और बाहर की तरफ निकलने लगीं। इससे पहले कि ये लाइब्रेरी से बाहर निकलती या गेट तक पहुंच पाती, इन्होंने देखा कि एक लड़की बुक शेल्फ के पीछे से कॉलेज के यूनिफॉर्म में निकलती हुई एकदम से इनके सामने आके खड़ी हो गई है। और जैसे ही वो लड़की इनके सामने आके खड़ी हुई, तो इन्होंने देखा कि वो जो लड़की है उसकी जो दो आँखें हैं वो मुकम्मल तौर पे वाइट हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसकी जो आँखें हैं वो मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई हैं, और उसके बाल जो हैं वो बिखरे बिखरे बाल हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन लोगों ने खौफ के आलम में उसको मुकम्मल तौर पे देखा, तो ये बताती हैं कि उसके जो पैर थे उनमें चप्पलें मौजूद नहीं थीं। यानी वो जो लड़की थी वो नंगे पैर मौजूद थी, और उसके पाँव से मुसलसल खून रस रहा था। ये बताती है कि उसकी ये हालत देख के, ख़ास तौर पे उसकी आंखें देख के ऐसा लग रहा था कि काटो तो लहू नहीं। हमारी इस कदर बुरी हालत हो चुकी थी, हम दोनों शदीद खौफ के आलम में थे। इसी दौरानिए में जो मेरी दोस्त थी उसने हौसला किया, और उसको बहुत सारी कुरानी आयत जो थी वो याद थी। वो सारी की सारी आयत उसने पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उसने आयत वगैरह पढ़ना शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो हमारे कॉलेज की यूनिफॉर्म में लड़की मौजूद थी, या वो जो खौफनाक औरत थी या खौफनाक लड़की थी जो हमारे सामने खड़ी हुई थी, वो पीछे हटना शुरू हुई। जैसे जैसे मेरी दोस्त आयतें पढ़ रही थी, वैसे वैसे वो मज़ीद पीछे होती चली जा रही थी, और बिलाखिर हम भी आगे बढ़ते बढ़ते लाइब्रेरी के गेट तक पहुंच गए,
और जैसे ही लाइब्रेरी का गेट आया वैसे ही हम दोनों ने बाहर निकल के जितना तेज़ हो सकता था भागना शुरू कर दिया। ये बताती हैं कि जैसे तैसे करके कॉलेज का जो गेट था हम वहाँ पे पहुँचे, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पे चौकीदार मौजूद था। इसी दौरानिए में मगरिब की अजान शुरू हो गई। खैर, जब अजान शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा हौसला बढ़ा, और जब अजान ख़त्म हुई तो हमने चौकीदार को सारा का सारा वाक़या बताया, सारा का सारा किस्सा सुनाया। और ये पूरा का पूरा किस्सा सुनने के बाद वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि मेरी बहन, आप पहली लड़की नहीं हैं जिसने उस लड़की को देखा है। आपके अलावा इस कॉलेज की 3-4 लड़कियां, 2 टीचर्स उस लड़की को देख चुकी हैं। अक्सर वो जो लड़की है वो मगरिब के टाइम या मगरिब के बाद नज़र आती है। उसका ऐसे ही हुलिया होता है, उसके बाल बिखरे बिखरे होते हैं, उसने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना होता है और उसके पाँव से खून रस रहा होता है। खैर, जैसे तैसे हम लोग अपने घर पहुँचे, और जब हम दोनों अपने घर पहुँचे तो हम दोनों को शदीद बुखार हो चुका था। अगले दिन जो फंक्शन हमें अटेंड करना था वो फंक्शन अटेंड करना तो दूर की बात है, 1 हफ्ते तक हम दोनों कॉलेज नहीं गए। इस दौरानी में मुसलसल हमारे घर वाले हम पे दमदरूद करते रहे, तब जाके हमारी हालत बेहतर हुई। तकरीबन 4 साल तक ये उस कॉलेज में स्टूडेंट रहीं। वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये यूनिवर्सिटी में चली गईं, और इन 4 सालों के अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की कि जैसे ही क्लासेस ख़त्म हो वैसे ही घर निकल जाएं, और ख़ास तौर पे वो जो लाइब्रेरी है या उसके सराउंडेड एरिया है वहाँ पे ना जाएं। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें आमिर साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो टोबर टेक सिंह से है, और टोबर टेक सिंह जो है वो पंजाब के अंदर मौजूद है। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 20 से 25 साल पहले इनके जो मामू थे एक बहुत अच्छी फर्म में जॉब किया करते थे। जॉब करते करते कुछ वजूहात की बिना पे उनको निकाल दिया गया, और जब उनकी जॉब ख़त्म हो गई तो उन्होंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, उन पैसों की मदद से एक रक्शा ले लिया। इनके मामू की कोशिश होती थी कि शाम के वक्त में वो रक्शा चलाएं, और शाम से रात तक जितना पैसा कमा सकते हैं या जो भी अपना ख़र्चा निकाल सकते हैं वो निकालें, क्योंकि दिन में पंजाब में आमतौर पे बहुत गर्मी हुआ करती है, तो लिहाजा इनकी कोशिश यही थी कि शाम में निकलें और रात में वापस आ जाएं। साथ साथ ये बताते हैं कि इनके मामू की आदत थी कि अक्सर ऐसा होता था कि जो करीबी लारी अड्डा था या बस अड्डा था या वहाँ पे जाके खड़े हुए आते थे, वहाँ पे जो पैसेंजर आया करते थे जो दूसरे शहरों से आते थे, वो आम तौर पे लोकल पैसेंजर्स के मुकाबले में ज़्यादा पैसे दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन था कि शाम के 6 साढ़े 6 बजे इनके मामू को एक सवारी मिली, और वो जो सवारी थी उसको तकरीबन 4-5 जगह जाना था, और 4-5 जगह से कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था। और सामान ख़रीदने के बाद उस सवारी ने कहा था कि रात को 12 साढ़े 12 बजे तक लारी अड्डे पे या बस स्टॉप पे आपने हमें छोड़ना है। अब ये जो सवारी थी ये बहुत अच्छी सवारी थी, इससे बहुत अच्छे पैसे बनने वाले थे, लिहाजा इनके मामू ने फ़ौरन उसको पिक कर लिया, और जो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी या जहाँ जहाँ उसको जाना था उसको लेके चले गए। और जब सारे के सारे काम निपटा दिए तो तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे ये उस सवारी को लेके बस अड्डे पे या लारी अड्डे पे पहुँच गए। इस सवारी को उतारने के बाद इनके जो मामू थे वो वेट कर रहे थे क्योंकि पैसेंजर मिले तो उसको मैं ड्रॉप करूं, और ड्रॉप करने के बाद सीधा अपने घर चले जाऊं। अब ये वहाँ पे खड़े रहे, तकरीबन आधा पौन घंटा गुजर गया। इत्तेफाक से इनको कोई भी सवारी ना मिली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे इनकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। बहुत सारे ख्यालात इनके जहन में मौजूद थे जो कि नॉर्मली हुआ करते हैं कि हो सकता है आज खाली जाना पड़े, हो सकता है आज कोई सवारी ना मिले। मुसलसल ये दुआ वगैरह कर रहे थे। इसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि सामने से एक बाबा हैं जो बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि 80-85 साल के हैं। उनके हाथ में एक लाठी या स्टिक मौजूद है, उनकी कमर झुकी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो इनके रक्शे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो बाबा करीब आए तो वो जो बाबा थे इनको देख के मुस्कुराने लगे। ये बताते हैं कि इनके मामू ने इसी दौरानिए में उनको सलाम किया, और जब इनके मामू ने उनको सलाम किया तो वो जो बाबा थे उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। उनका जवाब सुनने के बाद अगला सवाल इनके मामू ने उन बाबा जी से किया कि बाबा जी कहाँ जाना है आपने। ये सुन के वो जो बाबा जी थे वो दोबारा मुस्कुराने लगे और कुछ ना कहा। कुछ देर इनके मामू खामोश रहे और फिर इन्होंने दोबारा से उनसे पूछा कि बाबा जी आपने जाना कहाँ पे, हो सकता है मैं आपको छोड़ दूँ। जब इन्होंने ऐसा कहा
तो वो जो बाबा जी थे या वो जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मुझे गौशाला कब्रिस्तान जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे मौजूद नहीं हैं। अब ये सुन के इनके जो मामू थे वो कहने लगे कि बाबा जी आप बैठ जाओ, पैसों को कोई मसला नहीं है, अगर आपने वहाँ पे जाना है तो मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। ये सुन के वो जो बाबा जी थे वो रक्शे में पीछे बैठ गए, और इनके मामू बताते हैं कि वो जो बाबा जी थे वो बहुत साफ़ सुथरे लग रहे थे, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे ही वो मेरे रक्शे में बैठे हैं तो एक अजीब सी खुशबू है जो उनके पास से आ रही है। जब मैंने उनके हुलिये पे गौर किया तो उनके पाँव में कोई चप्पलें वगैरह मौजूद नहीं थी, और उनका जो चेहरा था बहुत ही नौरानी चेहरा था। इनके मामू बताते हैं कि उनसे आहिस्ता आहिस्ता करके बातें होना शुरू हुई, और बातों ही बातों में वो जो बाबा जी थे वो कहने लगे कि तुम परेशान ना हो, कुछ अरसे की बात है, फिर तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी, और कुछ अरसे तक तुमने रक्षा चलाना है। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनको देखने लगा, उनसे कहने लगा कि बाबा जी बड़ी मेहरबानी, बस आप दुआ करें, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि ये जो काम है या रक्षा चलाने का काम है उसको माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह बहुत सारी बातें उन बाबा जी ने इनके मामू से डिस्कस की, और वो सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा पर्सनल थीं, और इनके मामू बड़े हैरान थे कि इतनी सारी बातें भला ये बाबा जी इनके बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि इनके मामू की इन बाबा जी से ये पहली मुलाकात थी, और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इन बाबा जी को इनके मामू के बारे में या इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता होंगी। खैर, उनकी बातों में एक अजीब सा कैफ था, एक अजीब सा सुकून था। जो बातें वो कर रहे थे वो बातें ऐसा लग रहा था कि सीधी सीधी दिल में उतरती चली आ रही हैं, और उनके जो अल्फाज हैं वो बहुत महसूर कुन हैं। इसी तरह चलते चलते ये मेन रोड पे आ चुके थे, और इसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि मेन रोड के ऊपर एक गाड़ी खड़ी हुई है साइड में, और वो जो गाड़ी है उस गाड़ी के बाहर एक मर्द और एक औरत खड़े हुए हैं। बज़ाहिर देखने से सूरत-ए-हाल ऐसी समझ में आती है कि शायद ये किसी परेशानी का शिकार हैं, या इनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, या मे बी पंचर हो चुका है, या पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। अब इनके मामू की आदत थी, जब भी किसी को परेशानी में देखते या इस तरह का मसला देखते तो हमेशा कोशिश करते कि जितनी हेल्प हो सकती है उसकी हेल्प कर दें या उसके काम आ जाएं। लिहाजा चलते चलते इन्होंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी आप रक्शे में बैठे रहें, मैं ज़रा साइड में रक्षा लगाता हूँ, ये जो सामने औरत और मर्द खड़े हैं इनसे जाके पूछता हूँ कि आखिर इनके साथ क्या मसला है या क्या प्रॉब्लम हुई है। ये कहने के बाद इन्होंने रक्षा साइड में रोका, और साइड में रोकने के बाद ये उतर के आगे चले गए, और वहाँ जाके उनसे पूछने लगे कि आपकी गाड़ी में क्या मसला हुआ है या क्या वजह है कि आप लोग इतनी रात में यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनकी ये बात सुन के वो जो मर्द और औरत थे वो बताने लगे कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो पंप है वो बहुत दूर है। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेट्रोल मौजूद है तो आप हमें दे दें, बहुत मेहरबानी होगी। अब ये सुन के इनके जो मामू थे वो पलटे, और इनकी यही नीयत थी कि जो भी थोड़ा बहुत पेट्रोल है वो मैं इनको दे देता हूँ कि इनकी गाड़ी जो है वो कम से कम पंप तक पहुँच जाए, क्योंकि इतनी रात है, ये अपनी बीवी के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ सकता है। अब जैसे ही इनके मामू मुड़े और रक्शे की तरफ इन्होंने देखा कि जाके पेट्रोल निकाल सकूँ, तो इन्होंने देखा कि उस रक्शे में वो जो बाबा जी मौजूद थे या जो बैठे हुए थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं है या गायब हो चुके हैं। अब जब इनके मामू ने ये देखा तो पहले वो समझे कि हो सकता है बाबा जी निकल के पैदल चलना शुरू हो गए हों या आगे पीछे मौजूद हों। आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी सराउंडेड एरिया था वो उन्होंने पूरा का पूरा देख लिया, और उस पूरे के पूरे एरिया में ना वो बाबा जी मौजूद थे, ना उनका कोई नामो निशान था। इनके मामू बताते हैं कि हार्डली 15 से 20 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड मेरी उस कपल से बात हुई थी। इन 30 सेकंड में किसी का इस पूरे मेन रोड से गायब हो जाना नामुमकिन था। अगर कोई रक्शे से उतर के जाता भी तो नज़र आता कि वो कहाँ जा रहा है या किस तरफ जा रहा है। खैर, इन्होंने पेट्रोल वगैरह निकाला, पेट्रोल निकाल के वो जो मियाँ बीवी थे उनको दिया, और उनसे बोला कि मेरे रक्शे में एक बाबा जी बैठे हुए थे, आपने उनको जाते हुए देखा है? तो वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे कि जब आपका रक्षा सामने से आ रहा था उस वक्त ही हमने गौर कर लिया था कि आपका रक्षा खाली है, इसमें कोई मौजूद नहीं है, और उसके कुछ देर बाद ही आपने रक्षा रोक दिया था। इनके मामू बताते हैं कि कुछ अरसा गुजर गया, जैसे ऐसे जो प्रिडिक्शंस उन बाबा जी ने मेरे बारे में की थी सब कुछ वैसे ही हुआ। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई, मेरे हालात बेहतर हो गए, और जो बहुत पर्सनल बातें उन्होंने बताई थी वो सारी की सारी एक्यूरेट वैसी थी
اور ویسے ہی ہوئی تھیں جیسے انہوں نے پریڈکٹ کی تھیں۔ ان کے ماموں آج تک پریشان ہیں کہ وہ کون صاحب تھے، کون بزرگ تھے جو ایک دم ملے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے تھے۔ تو گائز امید کرتا ہوں جو اسٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں، اور اگر آپ ہو سکے تو اپنے سرکل میں شیئر کر دیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، ہم سب کے لیے آسانی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔